भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं। ट्रंप से झगड़े के बीच मेलोनी की मेजबानी करेंगे मैक्रो। ईरान क्यों मान रहा बार बार अमेरिका की सारी बातें। वेनेजुएला में भूकंप से मची बड़ी तबाही। पाकिस्तान में चल रही शहबाज सरकार की तानाशाही। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। 24 जून 2026 को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि ये कोई नया फैसला नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत गैर नागरिकों को भी कुछ खास परिस्थितियों में पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। कानून के अनुसार पासपोर्ट अधिकारी पहले जांच करते हैं कि आवेदक भारतीय नागरिक है या फिर नहीं, लेकिन पासपोर्ट मिल जाने मात्र से किसी को भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता। 2013 और अगस्त 2025 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसलों में भी साफ कहा गया कि पासपोर्ट, आधार, पैन, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स नागरिकता साबित नहीं करते। ये सिर्फ पहचान और सरकारी सेवाओं के लिए होते हैं। भारत में नागरिकता मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 से तय होती है। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण या प्राकृतिकरण जैसे आधार होते हैं। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ही असली प्रमाण है, लेकिन ये ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के डॉक्यूमेंट्स, स्कूल सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र आदि मिलाकर नागरिकता साबित करते हैं। भारत दोहरी नागरिकता नहीं मानता। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का पासपोर्ट ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के पुराने फैसलों में भी ये बात साफ कही गई है। सरकार का कहना है कि पासपोर्ट का काम विदेश यात्रा आसान बनाना है, ना कि नागरिकता साबित करना। भारत में कोई एक यूनिवर्सल नागरिकता कार्ड नहीं है, इसीलिए कई डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर ही नागरिकता तय की जाती है। ये कानूनी सच्चाई लोगों को सही जानकारी देती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गुरुवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे। ये मुलाकात फ्रांस के समुद्री शहर एंटुइस में हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय बैठक है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच अक्सर तनावपूर्ण रहने वाले संबंधों को सुधारना है, यानी कि अच्छा करना है। मेलोनी फ्रेंच रिवेरा के खूबसूरत विला आइलेन रोक में मैक्रो से बातचीत करेंगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार बैठक में रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। 2021 में हुए रणनीतिक गठबंधन की संधि के बाद ये उनकी पहली औपचारिक मुलाकात है। मैक्रो मध्यमार्गी और यूरोप समर्थक नेता है, जबकि मेलोनी दक्षिणपंथी विचारधारा की है। इसीलिए उनके बीच पहले तनाव रहता था, लेकिन फ्रांस और इटली यूरोपीय संघ की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों देश एक दूसरे के मजबूत साझेदार भी हैं। पहले कुछ समय से दोनों नेता तनाव कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। पिछले साल रोम और पेरिस में भी उनकी मुलाकातें हुई थी। दोनों नेता एक दूसरे की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। ये बैठक यूरोप में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ईरान अमेरिका की सभी शर्तें आसानी से मान रहा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से कोई टैक्स नहीं लेगा। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका कभी भी ऐसा समझौता स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ईरान को इस महत्वपूर्ण स्ट्रेट में शिपिंग फीस लेने की इजाजत मिले। वॉशिंगटन में रिपब्लिकन सांसदों और नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ हम युद्ध में बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। ईरान अब बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कूटनीति नाकाम रही तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी पूरी तरह खुला है। ट्रंप ने ईरान के मिनाव में एक स्कूल पर हुए हमले में अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिकी नीति की आलोचना की है।
उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी सैन्यवाद और दखलंदाजी जारी रहेगी, तब तक इस क्षेत्र में स्थायी शांति संभव नहीं है। ट्रंप की इन बातों से दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर लगातार अब लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं 24 जून 2026 को वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंप आए, जिनकी तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप मात्र 39 सेकंड के अंतराल में याराकुई क्षेत्र में आए, जिससे राजधानी काराकास समेत कई इलाकों में भारी तबाही मच गई। दर्जनों इमारतें ढह गई, सैकड़ों लोग मलबे में फंस गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 164 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या 10,000 से 1 लाख तक पहुंच सकती है। वाइकेटिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंभीर संरचनात्मक क्षति के कारण बंद कर दिया गया है। बिजली, पानी और संचार सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है और एक जनरल को आपातकालीन स्थिति संभालने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने भूकंप में अपनों को खोने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और लोगों से एकता बनाए रखने की भी अपील की है। तबाही की तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। बचाव कार्य तेजी से जारी है और अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की जा रही है। ये भूकंप 1900 के बाद वेनेजुएला का सबसे विनाशकारी भूकंप माना जा रहा है, जो देश के पहले से चुनौतीपूर्ण स्थिति को और कठिन बना सकता है। वहीं पाकिस्तान अनधिकृत कश्मीर यानी कि POK में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। खाने पीने की चीजों के साथ अब दवाइयों की भी भारी कमी हो गई है। पाकिस्तान सरकार प्रदर्शनकारियों पर दबाव डालने के लिए जानबूझकर खाना, फ्यूल और दवाओं की सप्लाई रोक रही है। शहबाज सरकार की नीति से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये विवाद POK विधानसभा की 12 सीटों को लेकर शुरू हुआ। ये सीटें भारत से आए शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि इस्लामाबाद इन सीटों का इस्तेमाल चुनाव मैनिपुलेशन करने और अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए करता है। जब जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी ने इसका विरोध किया तो पाकिस्तान ने JAAC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। प्रदर्शनों के दौरान झड़पों में कम से कम 58 लोग मारे गए। JAAC के शटडाउन के कारण ट्रांसपोर्ट बंद है, दुकानें बंद हैं और रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। मोबाइल इंटरनेट भी पूरी तरीके से बाधित है। कई इलाकों में पेट्रोल पंप बंद हैं और लोग ब्लैक मार्केट से महंगे दामों पर फ्यूल खरीद रहे हैं। पुंछ, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, बाग और नीलम घाटी जैसे इलाकों में खाने, ईंधन और दवाओं की सबसे ज्यादा कमी है। लोग और विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि सरकार ने सप्लाई रोककर संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। POK में अभी भी हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। खैर, पाकिस्तान के इस हरकत को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।